हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज भारती की अग्निपुत्र सीरीज़ का नॉवेल मायाजाल का 5वां भाग। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरे अस्तित्व के भिन्न भिन्न कण सिमट गए, एक जगह एकत्रित हो गए। मैंने इनकी अजीबोगरीब शक्ल पाई, किसी क्षण की तरह ही, लेकिन मेरा रंग सुनहरी था, मेरा आकार वृक्ष से भिन्न था। वृक्ष स्थिर थे, लेकिन मैं चल फिर सकता था। मैंने इस पवित्र जिस्म को देखा और मुझे खूब हंसी आई। न जाने में क्या बन गया था, कैसी अजीब शक्ल बन गई थी। लेकिन इन दिलचस्पियों के साथ ही मुझे कष्ट भी उठाना पड़ा। मेरे वृक्षनुमा जिस्म के बीच के भाग में एक अजीब सा दर्द उठने लगा, और पहली बार मेरा परिचय किसी पीड़ा से हुआ था। इस पीड़ा ने मुझे पागल कर दिया। मुझे गुस्सा आने लगा और इन बुलंदियों पर मैं आवारा फिरने लगा। तब एक दिन मुझे एक अजीबोगरीब शय नज़र आई। यह शय मेरे आकार से बड़ी थी। उसके कण भी शायद एक जगह एकत्रित हुए थे, लेकिन यह शय मेरी तरह सुंदर नहीं थी। उसका ऊपरी हिस्सा सपाट था, शेष हिस्से पर बाली बाल थे। मुझे सब बड़ा दिलचस्प लगा। मैं रुककर उसे देखने लगा, लेकिन मेरे बदन के दरमियानी हिस्से की पीड़ा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। तब वह मेरी तरह ही चलती फिरती शय मेरी तरफ आई। उसने मेरे जिस्म को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की। तब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी उसी की तरह उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, और बुलंदियाँ हमारी आवाज़ों से गूंज उठी। हम दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हर तरह से वह शय मुझसे डील डॉल में विशाल थी, लेकिन मेरी बेपनाह ताकत के सामने वह कुछ भी नहीं थी। वह मेरी तरह आग में नहाई नहीं थी। उसने मेरी तरह समुद्र की गहराइयाँ नहीं नापी थी। मैंने उसे पराजित कर लिया, उसे नीचे दबा लिया। पर मेरे पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिससे मैं उसे और अधिक कष्ट पहुंचा सकूं। तब मैंने अपना मुंह खोला और उसके बालों से साफ हिस्से को मुंह में दबा लिया। मेरे तेज़ दांत उसकी गर्दन में धंस गए। वह दर्द से बिलबिला उठी और उसकी गर्दन से लाल सुर्ख पानी निकल पड़ा। जब वह पानी मेरी ज़ुबान से टकराया तो मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। मैंने दांतों की पकड़ और भी सख्त कर दी और उसके जिस्म से निकलने वाले सुर्ख पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने गले से नीचे उतारने लगा। यूं मेरे प्रतिशोध की ज्वाला भी शांत हो रही थी और जिस्म के बीच की वह पीड़ा भी खत्म होती जा रही थी। मैंने उस जानवर की गर्दन के मांस को दूर तक उधेड़ दिया और उसे चबाने लगा। आह, कितना स्वादिष्ट था वह। मेरे पेट की पीड़ा भी अब बिल्कुल खत्म हो गई थी। जब मैं पूरी तरह छक लिया तो मैंने उस जानवर को छोड़ दिया और वह चीखता चिल्लाता पूरी शक्ति से एक तरफ दौड़ता चला गया। लेकिन मुझे सुकून मिल गया था। मुझे उस पीड़ा से छुटकारा मिल गया था। मैंने खुशी खुशी बुलंदियों की सैर करने लगा। अब मैं शांत व संतुष्ट था। पर अब मैं उसका इलाज जान चुका था, इसलिए मैं फिर उसी जानवर की तलाश में चल पड़ा। लेकिन वह जानवर मुझे नहीं मिल सका। मैं परेशान हो गया। मैंने दूर दूर तक बुलंदियां छान मारी, लेकिन वह न जाने कहाँ छुप गया था। यहाँ तक कि मैं थककर एक जगह गिर पड़ा। दर्द तीव्र होता जा रहा था, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक कोई गतिमान शय मेरे पास से गुजरी, छोटी सी सफ़ेद शय, और मैं चौंक पड़ा। क्या ये जानवर उसकी जगह काम आ सकता है? मैंने सोचा और तुरंत उठ गया। मैंने उस छोटे से गतिमान जानवर को देखा। वह एक तरफ जा रहा था। मैंने उस पर छलांग लगाई। वह बहुत तेज़ दौड़ता था, लेकिन मुझसे तेज़ नहीं। मैंने जल्दी उसे जा पकड़ा और फिर मैंने उसे अपने मजबूत हाथों में दबोच लिया। उसे उठाया और उसके शरीर में अपने दांत गड़ा दिए। आह, वही स्वाद, वही सुकून। मैंने उस छोटे से जानवर को जगह जगह से उधेड़ डाला और उसके मांस को चबाने लगा। मैं उसके पूरे जिस्म का गर्म गर्म गोश्त चबा गया। सख्त हड्डियाँ मुझे पसंद नहीं आई। पेट का दर्द जाता रहा और मैं पहले की तरह ही चाकू चौबंद हो गया। अपनी कहानी में तो मैं वर्तमान युग के शब्दों में सुना रहा हूँ, वरना उस समय दर्द, स्वाद, गोश्त, मांस चबाना, पकड़ना, पेट या दबोचना, किसी चीज़ के लिए कोई शब्द नहीं था। जिह्वा का प्रयोग केवल चीखने की हद तक था। किसी भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था। इशारों की ज़ुबान भी वास्तव में नहीं आई थी। अपने इलाके में मैंने किसी इंसान को नहीं देखा था। मुझे खुद ही मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, धरती क्या चीज़ है, सृष्टि क्या है, आसमान क्यों है। कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एहसास था। हाँ, एहसास ही सबसे प्राचीन चीज़ है। जानवर की हड्डियाँ फेंकने के बाद मैं फिर चल पड़ा। कहाँ, क्यों, इसका कुछ पता न था। हाँ, एक ख्याल मेरे दिल में ज़रूर था, वो ये कि मैं इस दर्द से तड़पता रहूँगा और अगर इसे रफ़ा करने के लिए कोई जानवर ना मिला तो ना जाने क्या होगा। मैं तड़पते ही रहूँगा। इसलिए ज़रूरी है कि दर्द के उठने से पहले ही किसी दूसरे जानवर को तलाश कर लिया जाए। तब मेरे जहन में खौफ जाग उठा, इसी दर्द का खौफ जिसे अब हम भूख कहते हैं। और इसी खौफ ने मुझे समझाया कि इस दर्द को रफ़ा दफ़ा करने का बंदोबस्त कर लूँ। इंसान जन्म ले चुका था। पेट की समस्या आरंभ हो चुकी थी, जो आज तक पूर्ववत ही है। इसलिए दूसरी प्राचीन चीज़ भूख है।
और मैं आवारागर्दी करने के बजाय भूख को शांत करने के लिए जानवरों को तलाश करने लगा। लेकिन इन ऊंचाइयों पर, जहाँ चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई थी, इक्का दुक्का जानवर मिलते थे। उसका अस्तित्व सर्दी सहन नहीं कर पाता था, इसलिए वे नीचाइयों में चले जाते थे। काफ़ी तलाश के बाद मुझे एक और जानवर मिल सका। जानवर बहुत विशाल व खूंखार था। वह खुद भी भूख के दर्द का शिकार था, इसलिए उसने मेरा कड़ा मुकाबला किया। वह मेरे जिस्म से भी वही स्वर्ग पानी निकालने में कामयाब हो गया जिसे खून कहते हैं, लेकिन मैं उसके बस का नहीं था। उसे पराजित होना था और वह पराजित हो गया। मैं उस समय उसे खाने की इच्छा नहीं रखता था, इसलिए मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मैं उसे दबाए दबाए रहा। मैंने उसे बेबस कर दिया, लेकिन उसे बेबस करने में भी मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, और फिर उसके कारण मुझे एक जगह रुकना पड़ा था। मैं कोई ऐसी तरकीब करना चाहता था जिससे वह देर तक बिना विद्रोह किए मेरे काबू में रह सके। मैं तरकीब सोचता रहा, लेकिन ऐसी कोई भी तरकीब मेरे जहन में ना आ सकी। मैं निरंतर संघर्ष कर रहा था और फिर मेरी गिरफ्त से निकलने में सफल हो ही गया। मैं उसकी तरफ लपका, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए ढलानों में छलांग लगा दी। शिकार को यूं हाथ से निकलते देख मैं भी बेकाबू हो गया, और फिर मैं उसके पीछे ही ढलानों में उतर गया। वहाँ मेरा स्वभाव मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। मैंने उस जानवर की तरह ढलानों में छलांग नहीं लगाई, बल्कि मैं पत्थरों से बचता हुआ सावधानी से ही नीचे उतर रहा था। वह भी नीचे की तरफ भाग रहा था और उसकी रफ्तार मुझसे तेज़ थी। मुझे अपनी ज़िंदगी का खौफ था, जबकि मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी, इसलिए मैं उसे ना पा सका और वह मेरी निगाहों से ओझल हो गया। अपनी इस असफलता पर मुझे बड़ी झुंझलाहट आ रही थी। मैंने फिर ऊंचाइयों का रुख नहीं किया, बल्कि नीचे उतरता रहा, यहाँ तक कि रोशनी छुप गई और अंधेरे फैल गए। अंधेरे जो भयावह होते थे, जिनसे खौफ महसूस होता था, और ये खौफ उस समय तक छाया रहता था जब तक नींद ना आ जाए। सोने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश आरंभ भी से रही है। चुनाचे मैंने एक चट्टान का साया पसंद किया और उसके नीचे लेट गया। इस वक्त कोई चीज़ नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। लेटने के बाद सिर्फ सोना होता था, और नींद भी तुरंत ही आ जाती थी। मैं सो गया, और जब सूरज की आनंददायक रोशनी फैल गई तब मेरी आँख खुली। मैं चट्टान के नीचे से निकल आया। दर्द शुरू हो गया था, हल्का हल्का सा एहसास होने लगा था, और मैं इस दर्द से खौफजदा था। हाँ, दर्द दूसरे सभी एहसासों पर हावी था। सबसे पहले उसका उपचार ज़रूरी था। चुनाचे मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुझे शिकार की तलाश थी। हर वह शय जो गतिमान हो मेरे लिए आकर्षक थी। मैं शिकार की तलाश में नीचे उतरने लगा, और बहुत दूर नीचे मैदानों में कभी कभी कोई शय हरकत करती नजर आ जाती थी। इससे पहले कि वह दर्द तीव्र हो, मैं कोई शिकार पकड़ लेना चाहता था, और इस भय से मैं काफ़ी नीचे उतर आया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच इस मैदानी इलाकों में हरियाली ही हरियाली थी। एकाएक मैं ठिठक गया। एक बड़े पत्थर की आड़ में मैंने कोई गतिशील शय देखी थी। अजीब सी शक्ल की शय थी। वह धीरे धीरे दूसरी तरफ खिसक रही थी। मैं चौकन्ना हो गया। मैंने उस पर कामयाब छलांग लगाने के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में निगाह दौड़ाई, फिर बेआवाज़ उस ऊंची चट्टान पर पहुंच गया, जहां से मैं उस पर कूद सकता था। फिर मैंने अपने जिस्म को तोला और उस पर कूद पड़ा। मेरा भारी भरकम शरीर उस शय पर जा पड़ा और उसके मुंह से एक सुरीली चीख निकली। मैं उस पर हावी हो गया, और मैंने उसे इत्मीनान से अपने बाजुओं में दबोच लिया। लेकिन फिर मुझे एक अनोखा सा एहसास हुआ। वह शय बड़ी कोमल थी। उसका गोश्त तो बहुत नर्म था, उन दूसरे जानवरों से भिन्न जिनका मैंने अब तक शिकार किया था। मैं बड़े गौर से देखने लगा। मेरी आंखों में हैरत उमड़ आई। ये जानवर तो मेरी ही तरह था। हाँ, बिल्कुल मुझसे ही। केवल मामूली सा ही अंतर था। उसके सिर के बाल बहुत लंबे थे। उसके सीने पर दो छोटे छोटे सख्त उभार थे। शरीर के नीचे के भाग की बनावट भी मुझसे भिन्न थी। बस इसके अलावा और कोई अंतर नहीं था उसमें। अपने ही जैसे एक जानवर को देखकर मुझे हैरत भी थी, और मैं कुछ खुशी भी महसूस कर रहा था। हालांकि दर्द आरंभ हो चुका था, लेकिन मैं इस गतिमान से अपना दर्द दूर नहीं कर सकता था। मेरा दिल उसे खाने को नहीं चाहा, हालांकि वह पूर्णतः मेरी गिरफ्त में थी। अचानक उसके मुंह से एक तेज़ चीख निकली, और उसने अपने लंबे नाखूनों से मेरे जिस्म पर कई खराशें बना दी। वह क्रोध प्रकट कर रही थी। मैंने मित्रता प्रकट करने के ख्याल से उसे छोड़ दिया। उसने एक छलांग मारी और मुझसे दूर जा खड़ी हुई। अब अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। उसकी काली काली आंखों में गुस्सा, मायूसी और न जाने क्या क्या था। मैंने भी खामोशी से इस अनोखे व दिलकश जानवर को देखता रहा। फिर मैंने मुंह से एक अर्थहीन आवाज़ निकाली और उसकी तरफ बढ़ गया। उसने भागने की कोशिश नहीं की थी। वह भी आत्मसमर्पण के अंदाज में खड़ी रही और मैं उसके निकट पहुंच गया। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और कोमलता से उसका हाथ पकड़ लिया। तब उसके होठ फैले और मोहक अंदाज में ही मुस्कुरा दी। हंसी खुशी प्रदर्शन का प्राकृतिक तरीका है। मैं भी हंस दिया। यानी कि हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। न उसने मेरे ऊपर हमला किया, न मैंने उस पर। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ गए। उसके हाथ की लहरें मेरे अस्तित्व में उतर रही थी। यह दुनिया की पहली भाषा थी। मुझे लगा कि यह भी दर्द का शिकार है।
एक जगह उसने मुझे रुकने का इशारा किया, मैं रुक गया। हमने खुद से थोड़ी ही दूरी पर हरियाली में एक सफ़ेद रंग के जानवर को कुछ तलाश करते देख लिया। था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा ही था कि उसने मुझे दबोच लिया। वह मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। मैंने चौंक कर देखा तो उसने मुझे छोड़ दिया और फिर उसने झुककर एक पत्थर उठा लिया, एक नोकदार पत्थर, और उसे हाथ में तोलने लगी। मैं उसे हैरत से देख रहा था। उसने पत्थर ऊंचा किया और फिर आगे बढ़ने लगी, और फिर उसने उस जानवर के सिर का निशाना लेकर पत्थर उस पर खींच मारा। पत्थर सीधा उस जानवर के सिर पर लगा और दूसरा ही क्षण वह जानवर उल्टा हो गया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और चीखती हुई उस जानवर की तरफ बढ़ी। जानवर का सिर लहूलुहान था और वह तड़प रहा था। उसने जानवर को पकड़ लिया और खुशी से उछलने कूदने लगी, लेकिन मैं पत्थर को उठाकर देखने लगा। शिकार करने का ये तरीका मेरे लिए दिलचस्पी की ही चीज़ थी। मैं चकित था कि पत्थर के इस टुकड़े ने कैसा काम किया। वह मुझसे अधिक बुद्धिमान थी कि उसने शिकार करने का इतना आसान तरीका ढूंढ निकाला था। पत्थर को उलट पुलट कर गौर से देखने के बाद मैंने उसे नीचे डाल दिया। इस बीच वह जानवर के अंग भंग कर चुकी थी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा उस जानवर के हाथ पांव तोड़ दिए और वह शांत स्थिर था। तब मैं भी उसके साथ शामिल हो गया। हम दोनों ने उसके बाल अलग कर दिए और फिर उसके टुकड़े करके उसका गोश्त खाने लगे। उसके गुलाबी होंठों से खून टपक रहा था और चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। हम दोनों ने छक्कर गोश्त खाया और फिर उसी जगह बैठ गए। वह दिलकश नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने एक बात महसूस की थी, वह ये कि जिस तरह वह मेरे लिए अजनबी थी, क्योंकि मैंने अपने जैसे किसी जानवर को कभी भी नहीं देखा था, ना ही इसकी कल्पना ही की थी, उसी तरह मैं उसके लिए अजनबी नहीं था। वह मुझसे बहुत जल्दी घुल मिल गई थी, लेकिन मैं अभी तक चकित था। उसकी अपने जिस्म से तुलना कर रहा था और हैरान हो रहा था। हम दोनों काफ़ी देर तक वहाँ बैठे आराम करते रहे। जानवर को हज़म करने के बाद हमें दर्द से छुटकारा मिल गया था, लेकिन मुझे एहसास था कि यह दर्द हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला नहीं है। हमें हमेशा इससे जूझना पड़ेगा। इसलिए मैं आगे के लिए सोच रहा था। मैं उसके बारे में भी सोच रहा था। वह आंखें बंद किए लेटी थी और फिर चमकदार गेंद, जिसे सूरज कहते हैं, हमारे सिरों पर पहुंच गई। तब वह उठी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और वहां से आगे बढ़ गए। उसका सुडौल जिस्म हालांकि मेरी तरह शक्तिशाली व सख्त नहीं था, लेकिन वह मुझसे अधिक हसीन व दिलकश थी, और उसे देखकर मेरे हवास पर एक अनजाना सा नशा भारी हो रहा था। हम उसका किसी भावना, किसी अवस्था को कोई नाम नहीं दे सकते थे, परंतु महसूस तो कर ही रहे थे। सूरज की किरण मंद पड़ गई। हम पहाड़ों में किलोले करते रहे, फिर वह रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख लिया। मैं उसकी इस हरकत को गौर से देखने लगा। मेरा सख्त हाथ उसके पेट पर रखा हुआ था और मैं उसकी इस हरकत को समझने की कोशिश कर रहा था। तब उसने ज़मीन पर पड़ा एक पत्थर उठाकर मेरे सामने रख दिया और चल पड़ी। उसकी दिलकश हंसी की खनक आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। मैं भी हंस दिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया और फिर हम दोनों कहकहे लगाने लगे। फिर मैंने भी एक पत्थर उठा लिया और दोनों शिकार की तलाश में चल पड़े। यूं भूख को बताने के लिए हमने एक इशारा ढूंढ निकाला। उभरी हुई चट्टानों के बीच हम दौड़ते रहे, शिकार तलाशते रहे। फिर हमें शिकार नज़र आया। बहुत बड़ा शिकार था, लंबी सी गर्दन वाला एक विशालकाय जानवर, जिसके सामने के हिस्से में नोकदार सींग उभरे हुए थे। वह रुक गई। शायद जानवर के डील डॉल से वह भयभीत हो गई थी, लेकिन मैं उससे खौफज़दा नहीं था। उसने अपने हाथ की विरक्त मेरे हाथ पर सख्त कर दी। मैंने हाथ में पकड़ा पत्थर उसी के अंदाज में उठाकर तोला, लेकिन उसने मुझे पत्थर मारने से रोक दिया और मुझे खींचना शुरू कर दिया। वह मुझे वहाँ से निकाल ले जाना चाहती थी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मुझे हैरत हुई कि वह शिकार को देखकर यूँ फरार हो रही है, लेकिन वह शायद उन खौफनाक जानवर से परिचित थी। अलबत्ता उसे मेरी शक्ति का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैंने उसके हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख लिया और वह मेरी शक्ल देखने लगी, और फिर क्षणिक झिझक के बाद वह भी जानवर का शिकार करने को तैयार हो गई। जानवर गर्दन झुकाए अपने नुकीले सींग से ज़मीन उधेड़ रहा था। मैंने पत्थर तोला और पूरी ताकत से उस पर खींच मारा। मैं उसके सिर का निशाना नहीं ले सका था, इसलिए पत्थर जानवर के बाजू पर पड़ा और वह दर्द से चीख पड़ा। उसी क्षण उसने भी पत्थर खींचकर मारा। वह पत्थर जानवर के सिर पर लगा था, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और वह विशालकाय जानवर गुस्से से चिंगाड़ता हुआ हमारी तरफ लपका। उसने एक चीख मारी और मेरा हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई। मैं उस खूंखार जानवर से भिड़ जाने को तैयार हो गया। जानवर अपने डील डॉल के कारण अधिक तेज़ नहीं दौड़ सकता था, फिर भी वह तूफ़ानी रफ्तार से हम दोनों की तरफ आ रहा था। उसने खौफज़दा अंदाज में एक और चीख मारी और उछलकर एक चट्टान पर चढ़ गई। इस बीच जानवर मेरे करीब आ चुका था। उसने दोनों पांव ज़मीन पर मारे और फिर गर्दन झुकाकर अपने नोकदार सींगों से मुझ पर हमला कर दिया। उसकी टक्कर बहुत खौफनाक थी, लेकिन मेरा स्वभाव मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। मैं फुर्ती से उसके सामने से हट गया और उसके नुकीले सींग एक चट्टान से टकराए। चट्टान का एक टुकड़ा उखड़ गया, लेकिन इसके साथ ही उस जानवर की हालत देखकर मज़ा आ गया। उसका एक सींग अपनी जगह से उखड़ गया और खून की एक मोटी सी चादर ने उसकी आंखों को ढक लिया।
इस बीच में उसके सींग के रुख से बचकर उस पर पिल पड़ा था और हम दोनों में खौफनाक अंदाज में शक्ति प्रदर्शन होने लगा। मैं वक्त का बेटा उस लड़की के कबीले वालों से 1000 गुना शक्ति प्रदर्शन करने लगा। मैं वक्त का बेटा उस लड़की के कबीले वालों से 1000 गुना शक्तिशाली था। इससे पहले शायद उसने किसी इंसान के ऐसे भयंकर विशालकाय जानवर से बढ़ जाने की कल्पना भी नहीं की थी। वह देख रही थी कि मेरी और उस जानवर की टक्कर बराबर की है, चाहे वह आकार में मुझसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा था। पर जब मैं उसे पछाड़ने में सफल न हो सका तो मैंने होशियारी से काम लिया और उसे एक बार फिर वैसे ही तूफ़ानी हमला करने का मौका दिया जैसा उसने पहले किया था। इस बार मैं जानबूझकर एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा हुआ था और वही हुआ जो मैं चाहता था। जख्मी दरिंदा फिर संभला और उसने एक खौफनाक हमला मेरे ऊपर किया। वह गुस्से से चिंगाड़ रहा था और मेरे जिस्म के टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा था। जो ही वह मेरे करीब पहुंचा, मैं उसके सामने से हट गया। इस बार उसकी दाढ़ बड़ी खौफनाक थी। उसका दूसरा सींग भी उखड़ कर नीचे लटक गया था। मैंने पीछे से उस पर हमला कर दिया और इस बार मैं उसे गिराने में सफल हो गया। दूसरे ही क्षण मैंने चट्टान से नीचे छलांग लगा दी और एक बड़ा पत्थर उठाकर उस जानवर पर दे मारा। जानवर पहले ही अधमरा हो रहा था। पत्थर का ये वार वह सह ना सका और आहिस्ता आहिस्ता उसकी दाढ़ें मंद पड़ती गई। फिर उसने दम तोड़ दिया। उसने खुशी की एक चीख मारी और दौड़कर मुझसे लिपट गई। उसका जिस्म जैसे मेरे जिस्म में समा गया और मैं अपने अस्तित्व में एक आनंद प्रसी हरारत व तपिश महसूस करने लगा। फिर वह आहिस्ता से अलग हो गई और हम दोनों उस जानवर की तरफ आकर्षित हो गए। उसके मोटे व सख्त जिस्म के टुकड़े करने में भी हमें काफ़ी दिक्कत पेश आई, लेकिन अंततः हम उसकी एक टांग अलग करने में सफल हो गए। एक चट्टान पर बैठकर स्वाद से उस बेस्वाद मांस की दावत उड़ाने लगे। उसके छोटे छोटे दांत मांस उधेड़ने में बड़ी दक्षता रखते थे। उस जानवर की एक टांग ही हमारे लिए काफ़ी हुई। रोशनी कम हो गई थी और अंधकार फैलने लगा था। हम अपने लिए सुरक्षित स्थान तलाश करने लगे और इसके लिए अधिक भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। एक चट्टान के नीचे ही हमने रात गुजारने का प्रोग्राम बना लिया। वह वहाँ की ज़मीन को छोटे छोटे पत्थरों से साफ़ करने लगी और मैं ताज्जुब से उसे देखता रहा। उसने पहले मुझे किसी जगह को साफ़ करने का ख्याल ही नहीं आया था। हालांकि रात को चुभने वाले पत्थर कष्टदायक होते थे। उसने वह जगह साफ़ कर ली और जगह साफ़ करते हुए मैं उसके खूबसूरत जिस्म को देखता रहा। हालांकि उसके व मेरे शरीर में मामूली से ही अंतर था, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसका जिस्म अधिक आकर्षक लग रहा था। हम साफ ज़मीन पर लेट गए। अंधेरा फैल गया था और उसका चेहरा भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं सो जाने को प्रत्यनशील था और वह भी यही कोशिश कर रही थी। और फिर हमारी आंखें बोझिल हो चली। उसकी गहरी गहरी सांसें मेरे कानों में गूंज रही थीं। उसके जिस्म से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने उसकी तरफ मुँह कर लिया और फिर मुझे नींद आ गई। रात बीतती गई, लेकिन अभी सुबह नहीं हुई थी कि मेरी आँख खुल गई। किसी जानवर की चिंगाड़ से मैं जाग गया था और जागने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि उसका जिस्म मुझसे चिपटा हुआ है। वह मुझसे लिपटी बेसुध सो रही थी। उसकी सांस मेरे सांसों से टकरा रही थी। उसकी सांसों में एक मादक सी महक थी जिसे मैं पूर्णतः सजग हो गया। मुझे उसके गुदाज कोमल शरीर का स्पर्श बड़ा भला लग रहा था। मैं उसकी सांसों की खुशबू को और निकट लाने के लिए उसकी तरफ झुक गया और मेरे होठ उसके भीगे होठों पर जा टिके और मेरे पूरे शरीर में एक सुरूर सा दौड़ गया। मुझे ये खेल बड़ा पसंद आया और मैंने अपने होठों से उसके होठ बींच लिए। मुझे इस अनोखे सुरूर पर हैरत थी। मैं उसके कोमल आकर्षक जिस्म के बारे में अधिक से अधिक जान लेना चाहता था। मैंने तब अपने होंठ उसके होठों से हटाकर उसकी गर्दन पर रख दिए और फिर सीने पर, और जल्द ही मुझे उसकी मादकता का एहसास हुआ। वह अब भी बेसुध सो रही थी। मैंने उसे जोर से भींच लिया। यह खेल मुझे बेहद दिलचस्प लग रहा था और बार बार इस खेल को दोहराने से वह भी जग गई। उसकी सांसें गर्मा गई थी और एक आनंद प्रसी आँच उनसे उठ रही थी। उसकी स्याह आंखों में कुछ अनूठे से ही भाव उभर आए थे। उसे मेरी इन हरकतों में पूरी दिलचस्पी ली और स्वयं भी इसी खेल में शामिल हो गई। कोई खौफनाक जानवर हमारे निकट ही चिंगाड़ रहा था, लेकिन हमें किसी बात की सुध नहीं थी, चाहे वह हमारे चीथड़े क्यों न उड़ा देता। हम प्रकृति व मानव स्वभाव का पाठ पढ़ रहे थे और कुछ न जानते हुए उसका एक एक एहसास हमारे सामने स्पष्ट होता जा रहा था। मेरे हाथ उसके जिस्म के हर अंग के आकर्षण का परिचय हासिल कर रहे थे और वह भी मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी। मस्ती, सुकून व सुरूर की एक नई दुनिया आबाद हो गई। उसकी फुर्ती, उसके शरीर की लचक अब उस वक्त से भी अधिक थी जब वह शिकार पर हमलावर होती थी। उसकी तड़प, उसकी व्यग्रता उस समय से भी कहीं ज़्यादा थी जब वह भूख से तड़प रही होती थी। और इसके बाद हमारी उत्तेजना, हमारी ये बेचैनी, ये व्यग्रता यूँ शांत हो गई जैसे हमने पेट भरकर गोश्त खा लिया। वह मेरे सीने से लिपट कर बेसुध हो गई और मेरी आंखों पर भी मनोबोझ आ पड़ा था। यहाँ तक कि सुबह हो गई। आग का गोला प्रकट हो गया। तब उसने मेरे सीने से मुंह निकाला और उसके होठों पर मुस्कान उभर आई। रात के खेल की खोज पर खुश थे। खुराक का भरपूर बंदोबस्त था। हम अपने शिकार की उस विशालकाय जानवर के पास पहुंच गए। इसने हमारे कई दिनों की भूख का बंदोबस्त कर दिया था। उसी जानवर का गोश्त उधेड़ कर हमने छक्कर खाया, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े पहाड़ों में घूमते फिरे। हम बहुत खुश थे। खुशी हमारे चेहरों से उजागर थी। वह इस मैदानी इलाके से भली भांति परिचित थी
और हम इत्मीनान से एक विशेष दिशा की तरफ जा रहे थे। मैं सिर्फ उसका साथ दे रहा था। वह मुझे लिए हुए पानी की झील के निकट पहुंच गई। झील के चारों तरफ हरे भरे वृक्ष व हरियाली ही हरियाली थी। इस हरियाली के बीच ये झील बड़ी सुंदर लग रही थी। झील में कमल खिले हुए थे। उसने मोहब्बत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और झील में छलांग लगा दी। झील के निर्मल जल में वो मछली की तरह तैर रही थी, कभी गोता लगाती और कभी सतह पर आ जाती। फिर एक बार किनारे पर आकर उसने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। वह चकित थी कि मैं इस दिलचस्प खेल से दूर क्यों, और मैं उससे दूर ना रह सका। मैं भी पानी में कूद गया और फिर न जाने कितनी देर तक हम पानी में किलोले करते रहे। हमें देखने वाला कोई न था। फिर जब हम नहाते नहाते थक गए तो वह मेरा हाथ पकड़ किनारे की तरफ चल दी। मैं निरंतर उसका साथ दे रहा था और सृष्टि हमारे मिलन पर खुश थी। इस शारीरिक परिश्रम से हमें फिर भूख लगने लगी। किसी नए शिकार की तलाश की बजाय हमने अपने ठिकाने की तरफ लौटना उचित समझा और तेज़ी से वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। अब हम एक दूसरे की ज़रूरत समझने लगे थे। हालांकि अभी इशारों की भाषा भी सामने नहीं आई थी, पर आंखें दिल का भेद बता देती थी। आंखों के भाव से ही हम एक दूसरे का मकसद समझ लेते थे। एक लंबा फासला तय करके हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन हमारे ठिकाने पर ज़बरदस्त हंगामा मचा था। आकाश में उड़ने वाले लंबी गर्दन के बदसूरत परिंदे हमारे शिकार को मुफ्त कमाल समझकर उस पर टूट पड़े थे, लेकिन फिर उनमें आपस में ही मतभेद हो गया था और वे एक दूसरे से लड़ झगड़ कर अधिक से अधिक मांस हासिल करने के लिए प्रयत्नशील थे। हमें देखकर वे भयभीत हो गए। वे अपनी लड़ाई भूलकर हट गए, लेकिन उन्होंने शिकार का गोश्त जगह जगह से नोच लिया था। उसने छोटे पत्थर उठाकर उन्हें मारे और वे फड़फड़ाकर आकाश में उड़ गए। हमने अपने शिकार से मांस नोचा और खाने लगे, लेकिन अब गोश्त का मज़ा ख़राब हो गया था। हमें वो पसंद नहीं आया, लेकिन मजबूरी थी। इस वक्त उसी पर गुजारा करना था, इसलिए हमने ज़रूरत का ही मांस प्राप्त कर खाया और फिर आराम करने लेट गए। थोड़ी देर बाद अंधेरा फैल गया। अंधेरा होते ही पिछली रात के आनंददायक खेल की याद भी हमारे जहन में उभर आई। मैंने उसकी तरफ देखा। वह मेरे नज़दीक लेटी मुझे देख रही थी। मैं उसकी तरफ खिसका और वह जैसे मेरे इशारे के इंतज़ार में ही थी। बीती रात को वो सो रही थी और मैं सजग था, लेकिन आज वह भी पूरी तरह सजग थी और अपनी पूर्ण सजगता का प्रमाण भी दे रही थी। उसने इस खेल में अपनी पूरी पूरी रुचि दर्शाई और वही सब कुछ करने लगी जो पिछली रात मैंने किया था। उसके जज्बात जवान थे, वह अलड़ नव यौवना थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने जज्बात से धड़कते सीने पर रख लिया और फिर रात की सरगोशियाँ बढ़ गई। इन सरगोशियों में हमारी भावावेश में डूबी सिसकियाँ भी शामिल थी। सांसों का उफान बढ़ गया था और हम उस जानवर की तरह शांत हो गए जिसके सींग टूट चुके थे। अगला दृश्य। वह खामोश हो गया। उसकी आंखों में उस रहस्य में ज़िंदगी का ख्वाब लहरा रहे थे और उसके सामने बैठे उन तीनों के चेहरों पर भिन्न भिन्न भाव थे। वह जैसे एक रहस्यपूर्ण तंद्रा की गिरफ्त में थे। वो खुद को उसी माहौल में महसूस कर रहे थे जब इंसान जानवरों से बदतर था। जिंदगी का कोई उद्देश्य था ना आकर्षण। वह खुद को ही नहीं जानता था। इस बेबाक नौजवान की आवाज़ में ऐसा जादू था कि इस मायाजाल से निकलने को जी नहीं चाहता था। जब उसकी खामोशी से यह जादू टूटा तो वे जैसे जाग पड़े। प्रोफेसर दयाल ने अपनी बच्चियों की तरफ देखा और वे दोनों घबराकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, लेकिन फिर उनके चेहरे पर जैसे प्रातः की लाली फूट आई थी। उनकी निगाहें शर्म से झुक गई और उनके माथों पर पसीनों की बूंदें उभर आईं। बाप की उपस्थिति में वह इस प्रणय गाथा को सुनकर मस्त हो गई थी, लेकिन कथावाचक तो उनकी मनोदशा से अनभिज्ञ अपनी ही धुन में मस्त था। उसकी आंखें थीं। वह शायद उस माहौल से निकलना चाहता था जहाँ की कल्पना इस वक्त उसके मस्तिष्क में थी, लेकिन यह दास्तान ऐसी दिलचस्प व आश्चर्यजनक थी कि अपनी इस अवस्था के बाद भी उसे सुनने को आतुर थी वे दोनों। उसकी खामोशी उन्हें बहुत बुरी लग रही थी। बूढ़े दयाल की गहरी गहरी सांसें साफ सुनाई दे रही थी, पर इससे पहले कि वे कुछ कहते उसकी आवाज़ फिर हो गई। दूसरी सुबह सामान्य थी। हमारे हार्दिक संबंध कुछ और गहरे हो गए थे। हम कुछ भी कहने सुनने में मजबूर थे, लेकिन वे गहरे रिश्ते जो हमारे दिलों के बीच स्थापित हो चुके थे किसी दिखावे के मोहताज भी नहीं थे। हमने अपने शिकार का गोश्त खाया, लेकिन बड़ी कम मात्रा में। हमें वो मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और इस गोश्त के साथ हमें इस जगह से भी नफरत हो गई। इस तरह हम इसी हकीकत को जान सके कि ताज़ा शिकार का मज़ा अच्छा होता है। हम वहाँ से चल पड़े। उसकी खुशी आज भी ऐसी ही थी। उसके चेहरे की दमक कुछ और भी निखर आई थी और वह बहुत सुंदर लग रही थी। हमने उसी झील में पानी का खेल खेला और बहुत देर तक खेलने के बाद उकताकर बाहर निकल आए। उसके बाल उसके चेहरे और गर्दन से चिपके हुए थे और उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। मैं थोड़ी देर तक मेरा सहारा लिए चलती रही, फिर हिरनी की तरह किलोले करने लगी। आज हम झील की दूसरी दिशा में जा रहे थे। जाने हम कहाँ से कहाँ निकल आए थे। ज़मीन बंजर थी। हरियाली लिए क्षेत्र काफ़ी पीछे रह गया था और अब हम पथरीली चट्टानों को तय कर रहे थे। दूर एक दीवार नज़र आ रही थी जो आकाश की छत से भिन्न थी। न जाने उस सफ़ेद दीवार के पीछे क्या था। अब हमें भूख लग रही थी। हमने 2 पत्थर उठाकर हाथों में पकड़ लिए और शिकार की तलाश करने लगे, लेकिन इन पथरीली वादियों में हमें कोई शिकार नज़र नहीं आया और हम मारे मारे बहुत दूर निकल आए। सूरज तेज़ी से सफ़र कर रहा था
और अब उसके चेहरे पर भी थकान के आसार नज़र आ रहे थे। इधर हमें भूख ने निढाल कर दिया था। हमारी चाल भी सुस्त पड़ गई थी। यहाँ तक कि रात हो गई, लेकिन हमें शिकार न मिला। हम दोनों भूखे थे, लेकिन मजबूरन ये रात भूखे ही गुजारनी पड़ी। उस रात हमें ठीक जगह भी न मिल सकी, इसलिए हमने खुले आकाश तले ही रात गुजारी। फिर ज्यों ही वह मेरी बाहों में आई, हम उस दर्द को भी भूल गए जो थोड़ी देर पहले महसूस हो रहा था। वह मेरी बाहों में समा गई और मोहब्बत के खेल से संतुष्ट होकर हम गहरी नींद सो गए। लेकिन दूसरी सुबह भूख से हालत ख़राब थी। हमने सफ़र शुरू कर दिया, लेकिन हमारे कदम भूख से डगमगा रहे थे और हम शिकार की तलाश में चारों तरफ निगाह दौड़ा रहे थे। उस पथरीले इलाके से निकलकर हम फिर ऐसे इलाके में आ निकले जहाँ हरी हरी घास थी। हम इन चट्टानों की बगलों में झांकते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक तेज़ चीख हमारे कानों से टकराई और हम उछल पड़े। हमने आतंकित निगाहों से चारों तरफ देखा और उसी क्षण चीख पुनः सुनाई दी। इस बार हम चीख की दिशा का अंदाज़ा कर चुके थे, इसलिए मुझसे पहले ही वह उस तरफ दौड़ी और फिर एक ऊंची चट्टान के पीछे पहुंचकर यूं ठिठक गई जैसे भयभीत हो गई हो। दूसरे ही क्षण मैं भी उसके निकट पहुंच चुका था। मेरी दशा भी उससे भिन्न नहीं थी। चट्टान की दूसरी तरफ मेरी साथी जैसी एक जानवर शय मौजूद थी और उसके कोमल सुंदर जिस्म को एक अजीब से जानवर ने अपने पंजों में दबोच रखा था। मैंने इससे पहले ऐसा अजीब जानवर नहीं देखा था। उसका बदन पेड़ के तने की तरह गोल लेकिन चमकदार था, बीच से मोटा और अंत में पतला होता चला गया था। रंग मिट्टी की तरह था। उसके खौफनाक मुंह में लंबी जिह्वा थी। उसने अपने लंबे लचकदार जिस्म से उस दूसरे जानवर को कस रखा था। वह भय तथा पीड़ा से निढाल थी। मैं तेजी से उसके करीब पहुंच गया। जानवर का खौफनाक चेहरा उसके चेहरे के करीब था और उसकी लंबी काली जिह्वा बार बार निकल रही थी। मैंने लचकदार जानवर के जिस्म को छूकर देखा। उसका जिस्म नर्म था। तब मेरे जहन में एक ख्याल आया, उसका गोश्त भी मज़ेदार होगा, लेकिन इसे हासिल कैसे किया जाए। दूसरी तरफ मुझे अपनी साथी जैसी एक और जानवर को देखकर भी हैरत हो रही थी। मैंने जानवर के पूरे शरीर पर एक निगाह डाली और फिर मेरी समझ में एक तरकीब आ गई। जानवर का चेहरा लड़की के चेहरे के समीप था और उसका शरीर लड़की के शरीर से लिपटा हुआ था। प्रकट में उसके शरीर पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जो मुझे क्षति पहुंचा सकती। इसलिए मैंने अपनी साथी की तरफ देखा और एक पत्थर उठाकर उसके हाथ में दे दिया। वह मेरा मतलब समझ गई। फिर मैं उस जानवर के चेहरे की तरफ बढ़ा और उसकी मोटी गर्दन को पकड़ लिया। जानवर का जिस्म रबड़ की तरह लचकदार था, लेकिन उसमें असीमित शक्ति थी। मुझे बड़ी ताकत लगानी पड़ी, तब कहीं जाकर मैं उसके सिर को चट्टान पर टिका सका। मेरा साथी मेरे निकट ही पत्थर लिए तैयार थी। जो ही मैंने जानवर का सिर पत्थर पर रखा, मेरे साथी ने हाथ में पकड़ा पत्थर उसके सिर पर दे मारा। जानवर की दोनों आंखें फूट गई और उसका सिर लहूलुहान हो गया। उसने तेज़ी से अपने शिकार के जिस्म के गिर्द से अपना जिस्म खोलना शुरू कर दिया और दूसरे ही क्षण वह बंधन मुक्त थी। वह उछल कर खड़ी हो गई। उसकी टांगें कांप रही थीं। चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। उसने एक चट्टान का सहारा लिया और फटी फटी आंखों से इस खौफनाक जानवर के तड़पते जिस्म को देखने लगी। दूसरी तरफ हम दोनों उस जानवर को शांत होने का इंतज़ार कर रहे थे। हम बहुत भूखे थे और इस समय उसे पेट भरने की चिंता थी। मेरा ध्यान अब दूसरी लड़की की तरफ से भी हट गया था। फिर थोड़ी ही देर में हमारा शिकार शांत पड़ने लगा। तब मैंने एक पत्थर उठाया। शिकार के वजनी जिस्म को पत्थर पर खींचकर मैंने हाथ में पकड़े पत्थर से उसके टुकड़े किए। फिर एक बड़ा सा टुकड़ा मैंने अपने साथी को दिया और दूसरा खुद लेकर खाने लगा। तब मुझे उस दूसरी शय का ख्याल आया जो शिकार के चंगुल से बची थी। मैंने उसे पत्थर से टिके खड़े देखा था और मुझे उस पर रहम आने लगा। मैंने शिकार के एक टुकड़े को तोड़ा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। अकाते अकाते उसके मुंह से आवाज़ निकली और मैं और मेरी साथी हैरानी से ही उसकी शक्ल देखने लगे। हमारी समझ में आवाज़ सिर्फ चीखने की ज़रूरत को पूरा करती थी। उसे किसी विशेष अंदाज में डालकर किसी और रूप में निकाला जा सकता है, इस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था। अकाते, वह फिर बोली और हमें उसकी आवाज़ पर हंसी आ गई। मेरी साथी भी हंसी से लोटपोट हो गई। हंसने से उसके मुंह से चबे हुए गोश्त के टुकड़े बाहर निकल पड़े। दूसरी लड़की भी मुस्कुराई। वह चट्टान के पास से हटी और आगे बढ़ाई। उसने आसपास से सूखी घास और झाड़ियों की सूखी टहनियाँ जमा की और एक जगह ढेर लगाने लगी। फिर उसने दो मोटी टहनियों के बीच एक टहनी बांधी, उन्हें उस ढेर के ऊपर खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने गोश्त के एक बड़े टुकड़े को उसमें फंसा दिया और पत्थरों के दो टुकड़े हाथ में लेकर सूखी घास के नज़दीक बैठ गई। हम दिलचस्पी से उसकी यह हरकत देख रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। कभी कभी हमारे मुंह से कह निकल जाते। वह दोनों पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ रही थी। कितनी बार उसने इस क्रिया को दोहराया और फिर एकाएक ही खुश्क घास में रोशनी हो गई। हम दोनों की खुशी गायब हो गई। हम गोश्त खाना भूल गए और वह भय आतंक से भड़कती हुई आग को देखने लगे जिसने सूखी टहनियों को लपेट में ले लिया था। फिर आग से अजीब सी बू उठने लगी। हमें वो बू बहुत पसंद आई और हम गहरी गहरी सांसें लेने लगे। दूसरी लड़की आग से दूर खड़ी थी। आग जलती रही और फिर वह सर्द पड़ गई।
तब लड़की आगे बढ़ी और उसने उस मांस के टुकड़े को, जो अब बदरंग हो गया था, जली हुई टहनी से उतार लिया, उसे हाथ से साफ किया और हमारे निकट आ गई। कुछ क्षण हमारी शक्लें देखती रही और फिर उसने उस मांस का थोड़ा थोड़ा हम दोनों को दिया और हम आश्चर्यचकित से उसे देखते रहे। वह अपना हिस्सा खा रही थी। तब हमने भी उसे चखा और निसंदेह वो बहुत स्वादिष्ट था। हम हैरत से उछल पड़े और हमने देखते ही देखते वह टुकड़ा चट कर दिया। यह गोश्त हम दोनों को इतना पसंद आया था कि हम दोनों ने एक ही बात सोची। मेरी साथी आसपास से सूखी टहनियाँ व घास इकट्ठी करने लगी और मैं भी इसी काम में लग गया। फिर हमने नई दोस्त की मदद से मांस के बड़े बड़े टुकड़े चुने और उन्हें साथ रख लिया। दूसरी लड़की अब हमारी दोस्त बन गई थी। हमने उसे भी अपने साथ लिया और आगे बढ़ गए। अब हमारे पास स्वादिष्ट खुराक थी और हमें भूख की कोई चिंता नहीं थी। वैसे मेरी ये दूसरी साथी पहली से ज़्यादा बुद्धिमान थी। उस रात हम एक चश्मे के किनारे ठहरे और सचमुच ही ठहरने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं थी। चश्मे पर तरह तरह के जानवर पानी पीने आते थे। यूँ शिकार की बहुतायत थी। उसके निकट ऐसी चट्टानें थी जो अंदर से खोखली थी और उनमें प्रवेश करने के बाद कष्टप्रद हवाओं से बचा जा सकता था। चश्मे के किनारे एक ऐसी ही खोखली चट्टान में हम दाखिल हो गए। हमने गोश्त के टुकड़े एक जगह जमा कर दिए और दोनों लड़कियां मेरे सामने बैठ गई। हमारी नई साथी बड़ी गौर से हमारा जायज़ा ले रही थी। फिर अंधेरे में उसकी आवाज़ उभरी, आगा ले, और हम चौंक पड़े। आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगे, लेकिन हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसके मुंह से ऐसे ही वाक्य व शब्द निकले और हम पागलों की तरह उसे देखते रहे। फिर जब उसे एहसास हो गया कि हमारे साथ ये माथापच्ची बेकार है, तब वह खामोश हो गई। पेट भरा हुआ था और हमें थकान का एहसास हो रहा था। मेरी साथी पहले की तरह ही मेरी बाजियों पर सिर रखकर लेट गई। उससे कुछ दूर दूसरी लड़की लेटी हुई थी और जो ही हमारे जिस्म आपस में मिले, हमें पुराना खेल याद आ गया। मेरी साथी दोनों से हाथों से अटखेलियाँ करने लगी और मैं भी उसका जवाब गर्मजोशी से दिया। हमें उस दूसरी लड़की का एहसास भी नहीं था। इस मादक खेल में उसे बिल्कुल भूल ही गए थे और यूँ ये छोटा सा गार हमारी मस्तियों की सरगोशियों से गूंजने लगा। मेरी साथी उसी आवेश व उत्तेजना का प्रदर्शन कर रही थी जो उसकी विशेषता थी। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थीं, जिसके सर्द झोंके कभी कभी अंदर दाखिल हो जाते थे, लेकिन हम इन सर्द झोंकों से बेखबर एक दूसरे से लिपटे लिपटे ही सो गए। न जाने कितनी रात बीती थी। नींद से हमारे शरीरों की स्थिति बदल गई थी। मेरी साथी अब दूसरी तरफ करवट लिए सो रही थी। अचानक मेरी आँख खुल गई। मैंने अपने शरीर पर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस की। मैं चौंक पड़ा। मैंने उस रेंगती हुई चीज़ को अपने हाथ से पकड़ लिया। वह भी एक हाथी था, लेकिन मेरी साथी लड़की तो करवट लिए दूसरी तरफ सो रही थी। इससे पहले कि मैं इस हाथ के बारे में जान सकूं, अचानक मेरे ऊपर एक कोमल सा बोझ आ पड़ा। मैं अगर चाहता तो उस बोझ को उठाकर फेंक सकता था, लेकिन मेरे हाथों ने वह जाने पहचाने उभार टटोल लिए थे जो मुझे पसंद थे, और मैं इस बोझ को खुशी खुशी अपने जिस्म पर बर्दाश्त कर लिया। तब दो भीगे भीगे तपते होठ मेरे होठों से आ लगे। वह मेरे होठों को झंझोड़ रहे थे, चूस रहे थे। मैंने भी उसका पूरा पूरा साथ दिया और मेरे हाथ इस चिकने बोझ पर फिसलने लगे। फिर मैंने करवट बदल ली, इस बोझ को अपने बराबर गिरा लिया और खुद उसे अपने जिस्म से दबाने की कोशिश करने लगा। ये दूसरी लड़की पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत व मोहक थी। पहले मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन अब मुझे उसके महत्व का भी एहसास हो रहा था। कुछ समय के बाद सो गया। अचानक कुछ आवाज़ों ने नींद को तोड़ दिया। मैंने देखा कि दोनों लड़कियां आपस में ताकत की जोर आजमाइश कर रही थीं। मैं खामोशी से गार के एक हिस्से में खड़ा अपनी नई साथी की गतिविधियों को देख रहा था। प्रतिद्वंद्विता व देश की प्राकृतिक भावना को मैं उस समय नहीं समझ सका था। दूसरी लड़की गार की दीवार से टिकी हाँफ रही थी। अचानक उसकी गुर्राहट गूंजी और फिर वह एक चीख के साथ मेरी साथी लड़की पर लपकी और उसकी गर्दन दबोच ली। मेरी साथी लड़की भी लड़ने के लिए तैयार थी। वे दोनों एक दूसरे से लिपट गई और जानवरों की तरह लड़ने लगी। वह एक दूसरे को काट रही थी, झंझोड़ रही थी, अपने तेज़ लंबे नाखूनों का इस्तेमाल कर रही थी, और फिर गार में एक तेज़ चीख गूंज उठी, एक दिल दहला देने वाली चीख। यह मेरी साथी लड़की की चीख थी और लड़ाई रुक गई। दूसरी लड़की की तेज़ तेज़ सांसें गार में गूंज रही थी और मैं पूर्व अद्भुत की तरह संज्ञा शून्य से ही खड़ा था। मैंने उनके मामले में हस्तक्षेप ज़रूरी ना समझा था। और फिर जब विजेता लड़की लड़खड़ाते कदमों से मेरे निकट पहुंची और पूरे आवेश से मेरी गर्दन से लिपट कर मेरे होंठों का अपने होंठों में दबा लिया, तो मैंने भी उसे पूरा पूरा सहयोग दिया। मेरे हाथ उसकी कमर में पहुंच गए और मैंने उसे अपने बलिष्ठ शरीर से लिपटा लिया। फिर मैंने उसे वह सब कुछ दे दिया जो वह चाहती थी। मैंने उसकी विजय की खुशी के जश्न में उसका साथ दिया। मैंने दिन की रोशनी में अपनी पहली साथी का हर्ष देखा। उसका भेजा चूर चूर हो गया था। दूसरी लड़की ने पूरी शक्ति से उसका सिर दीवार पर दे मारा था और यही दीवार उसकी जीत का कारण बनी थी। लेकिन मुझे उसके खत्म हो जाने का कोई दुख नहीं था। अफसोस या गम की तब शायद कोई भावना ही ना थी मेरे दिमाग में, इसलिए कि अब दूसरी लड़की मेरी साथी बन गई थी। हालांकि उसके शरीर पर जगह जगह खराशें थी जिनसे अभी तक खून रिस रहा था। बहुत सी जगह पर काटने के नीले नीले निशान भी पड़े हुए थे, लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसे मैं मिल गया था। हमने रात वाला
तैयार किया गोश्त खाया, चश्मे पर पानी पिया और फिर उसी चश्मे से उतर गए। ठंडे पानी में शायद चश्मे में उतर गए। ठंडे पानी में शायद लड़की के ज़ख्मों में जलन पैदा कर दी थी, इसलिए वह तुरंत ही बाहर निकल आई और अपने भीगे बालों को सुखाने लगी। फिर थोड़ी देर तक वह धूप में बैठी रही। उसके बाद मुझे बाहर ही छोड़कर अंदर गार में चली गई। उसने पहली लड़की की लाश घसीट कर बाहर निकाली, उसे बेदर्दी से खींचती हुई ले गई। मैं खामोशी से उसकी हरकत को देख रहा था। लड़की की लाश को दूर फेंकने के बाद वह मेरे पास आ गई और मेरे निकट बैठ गई। वह मेरे सहयोग पर खुश थी। मुझे उसके चेहरे पर अत्यधिक खुशियाँ बिखरी नजर आ रही थीं। निसंदेही वह पहली लड़की से ज़्यादा दिलकश व हसीन थी। फिर उसने अपनी उसी आवाज़ में कहा, लाका लाका। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और मैं उसकी बात का कुछ और ही अर्थ समझ उसके नर्म गुदाज सीने को मसलने लगा। लेकिन उसने तुरंत ही मेरा हाथ हटा दिया और गर्दन हिलाते हुए बोली, लाका लाका। और उसके साथ उसने दोबारा मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। मैं उसकी बात समझने की कोशिश करने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं भी उसी के भाव में अपनी जीवा को हरकत देने का यत्न करने लगा। ला, वह बोली। ला, मैंने भी उसी अंदाज में कहा उसने कहा और मेरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। ला का, मैंने कहा और इस बार स्वयं ही मेरा हाथ उसके सीने पर जा टिका। वह खुश होकर ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाने लगी। ला का, उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। ला का, मैंने भी उसी के अंदाज में गर्दन हिलाई। वह ज़ोर से हंस पड़ी। फिर उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रख दिया और प्रश्नवाचक निगाहों से मुझे देखने लगी। ला का, मैं फर्राटे से बोला। जीवा के इस प्रयोग से मुझे एक अनोखे आनंद का एहसास हो रहा था। उसने हंसते हुए गर्दन हिलाई, इस बार विपरीत दिशा में गर्दन हिलाई और फिर वह बार बार मेरे सीने पर हाथ रखने लगी। न जाने किस तरह मैंने भी बेबसी से गर्दन वही के अंदाज में हिला दी। वह गंभीर हो गई और फिर रोने लगी। तोसा, उसने मेरे सीने पर हाथ रखते हुए कहा और मैं समझ न पाने अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा। लाका, उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, फिर अपना हाथ मेरे सीने पर रखकर कहा। तोसा, मैंने कहा और जल्दी जल्दी गर्दन हिलाने लगी। लाका, मैंने अपने हाथ उसके सीने पर रखा और फिर अपना हाथ उसके सीने पर रखकर बोला, तोसा।